कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज से इस चैनल पे बीपीएससी के पीटी जो 68 का टेस्ट सीरीज अपलोड कराया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्जाम देने से पहले एग्जाम में इस टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है जो हर एक स्टूडेंट को लगाना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज से ही लोगों को अपनी तैयारी का पता चलता है कि कितनी तैयारी हो चुकी है। तो एक सेट जरूर लगाना चाहिए पर डे। तो चलो हम अपनी सेट की ओर आगे की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो हम अपने सेट की ओर चलते हैं। तो चलो, इसमें आपको 1-2 मिनट का टाइम भी मिलेगा जिसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करके टिक करने की कोशिश करना हमारे साथ। ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो 68 पीटी को लेकर ये है जो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट आज फर्स्ट डाला जा रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी बता दिया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहो, ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है आप लोग के लिए। पहला वो क्वेश्चन है, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए। किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए। अब तो बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसे आराम से ध्यान से देखकर वो इसमें टिक करना कि कौन सा है। तो चलो, इसका आंसर होता है महमूद गजनबी। अब संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जाते हैं। जवाबित का संबंध क्या से है। तो जवाबित का संबंध यहाँ पे देखो, आप लोग भी टिक लगाने की कोशिश करो किससे। तो ये आपके राज्य कानून से हो गया। जो जवाबित है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से हुआ करता था। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वो देखते, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है, भू राजस्व में। यदि टोडरमल के बारे में बताया जाए तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आइले दहसाला, जो कि टोडरमल बंदोबस्त का नामक की नई कर प्रणाली की शुरू किया गया था। वहीं आगे की ओर चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आप लोग को बोला जा रहा है। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रॉ भारत आया था। सर थॉमस रॉ किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर आप लोग सभी को पता होगा, जहांगीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बता देना चाहती हूँ कि सर थॉमस रॉ जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। वहीं आगे की ओर चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बोला जा रहा है। ये मिलान वाला क्वेश्चन बहुत इजी भी होता है, लेकिन यदि एक गलत हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर, जैसे कि जहांगीर में विलियम हॉकिंस आए थे, सही है। शाहजहां के समय में टेवर्नियर आया था, जो सही है। औरंगजेब के समय मनुची आए थे भारत। वहीं अकबर के समय कोई नहीं आया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, जो कि गलत दिया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था। लंदन में, कहाँ, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह का कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर होगा। अकबर के बारे में बताऊंगी कि सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें इन व्यापारियों द्वारा ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर थे। मतलब कि अकबर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है।
जो बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन, यहाँ पे खुद से आंसर देने की कोशिश करो। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ऑप्शन बी मतलब कि जहांगीर। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री सूरत में जहांगीर के समय स्थापित किया गया, तो कहाँ? सूरत में। वहीं इससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोग का पता भी चल जाएगा और इजी वे में सॉल्व भी हो जाएगा। तो और क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित कहाँ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सूरत में। कहाँ? सूरत में। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक कर लेना। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। क्या? बकासत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र हमारा पटना है, जो कि रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। वहीं इस अवधि के आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला आदि ने किया था। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे बोला जा रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म, न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो चलो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? मध्य मार्गी कौन नहीं था? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोला जाए तो कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्य मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, लाल पाल का मोह भंग हो गया था। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्य मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्की काल का निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1916 से 1922। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्की का काल क्या था? 1916 से 1920। 1916 से 1920 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के मतैक्की काल था, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, उसके नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट होने वाले हैं, जो कि 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल की लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया था। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यहाँ पे देखो, होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आंसर कौन सा होगा? टी.एस. ऑलकॉट। कौन? टी.एस. ऑलकॉट। यदि होम रूल के बाद में बोला जाए तो टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं थे, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध थे। तो आगे की ओर चलो, जो क्वेश्चन नंबर
16 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुई थी, वो किस शहर में हुई थी? तो ये आपके इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में। इम्पोर्टेंट है, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छोड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 के खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, तो इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिंसन के कथन से संबंधित है? किसके? एचिंसन से। तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, जो कि 1942 की अगस्त क्रांति, जो कि 1942 के अगस्त क्रांति को एचिंसन की उक्त टिप्पणियां खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समर्थ में थी। मतलब कि इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो वो कौन सा? 1942 की अगस्त क्रांति थी। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या बोला जा रहा है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कौन? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो इसके बारे में बोला जाएगा कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मशानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। किसके किसके द्वारा? कि जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मशानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि बोला जाए लोकनायक के नाम से किसे जाना गया? किसे जाना गया लोकनायक के नाम से? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण है। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। किसके साथ? राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत लाल नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो ये श्रीमती रामप्यारी। क्या? श्रीमती रामप्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा श्री जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों में से सरकारी नौकरी का आह्वान किया। वही क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते, जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होता है। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये हमारे हो जाएंगे ओमेगा 3 बसीय अम्ल। ओमेगा 3 बसीय अम्ल। अलसी या तीसी जिसे बोला जाता है, अलसी को तीसी, घरेलू भाषा में तीसी जानते हैं, ऐसे इसको अलसी बोला जाता है। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 बसीय अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है और जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। क्या? फॉर्मिक अम्ल। चींटियां के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। तो आगे की ओर चलते हैं। निरशंस प्राणी। निरशंस प्राणी कौन सा होता है? निरशंस प्राणी हमारे
व्हेल है, यहाँ पर व्हेल है, निरसंस प्राणी है जो व्हेल है। व्हेल एक निरसंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु है। इसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का छोटा स्तर ब्लवर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। अब टिक लगाते चलना यहाँ से दोस्तों। जो कि बोला जा रहा है विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचारण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये है साइबरनेटिक्स। आगे की ओर चलते गोल कृमि से होने वाला रोग। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन है? तो ये है फाइलेरिया। वहीं दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी का सेट कराया जा रहा है जो कि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेट के सारे क्वेश्चन को खुद से टिक लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया जाएगा। वहीं बोला जा रहा है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये है लोहा। क्या है? लोहा। वहीं यहाँ पे देखते हैं जो कि मिलान करने वाला है क्वेश्चन है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक दो सब पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होता है। तो पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है तो वो कौन सा पक्षी होगा जो घोंसला नहीं बनाती है? यहाँ पे सबको मिक्स करके देख लो, बन जाएगा। तो इसका आंसर बी होने वाला है। पक्षी जो अपनी घोंसला नहीं बनाती है कोयल। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, यहाँ से पता चल जाएगा छिपकली। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी। आगे की ओर चलते जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी मिलाने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं 31 का आंसर आप लोग का क्या होने वाला है। जो कि यहाँ पे 31 नंबर एनीमोमीटर आपका वायु वेग से, सिस्मोग्राफ भूकंप से, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब से, हाइग्रोमीटर आर्द्रता से। ऑप्शन नंबर डी होने वाले हैं। वहीं 32 की बात किया जाए कि 32 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोला जाए, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है। तो सियाही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है, सूती कपड़े पर जल के बूंदों का फैलना है, वहीं पौधों की जड़ों से जल को इसको पर्ण समूह की ओर बढ़ना नहीं है। तो इसका आंसर डी होने वाला। पौधों की जड़ों से जो जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिका का उदाहरण नहीं है। आगे की ओर चलते आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वहीं आगे की ओर चलते निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयुक्त करके। वहीं आगे की ओर चलते केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310। फिर आगे की ओर चलते नाइट्रोजन से मुक्ति, मतलब कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित, जिसका आंसर सी होने वाला है। वहीं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अश्रु गैस कौन सा? अश्रु गैस जो कि बार बार बोला जाता है तो अमोनिया। वहीं हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4। क्या? H2SO4। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या? अम्लीय प्रकृति का। वहीं आगे की ओर चलते केंद्र सरकार में कौन सा जल संरक्षण अभियान लॉन्च किया गया? जल संरक्षण केंद्र सरकार में कौन सा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति अभियान।
आगे की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ से करेंट का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कटिबंध दिवस। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कटिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस देश ने वाणिज्यिक व्हेलिंग पुनः शुरू किया? वाणिज्यिक व्हेलिंग, ये सब करेंट से, तो करेंट जिसका अच्छा होगा वो इजी मार सकता है, जापान। और यदि करेंट से आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, यदि आपको एक चैनल के थ्रू पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे करेंट से रिलेटेड सेलेक्टेड टॉपिक डाला जा रहा है। आप उतना पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, करेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारे चैनल को फॉलो करो, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करो दोस्तों। आगे की ओर चलते, जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो क्या बोल रहा है? हाल ही में किस तितली प्रजाति को तमिलनाडु की आधिकारिक तितली घोषित किया गया? तितली घोषित किया गया कौन से की? तो तमिल योमेन को। वही क्वेश्चन नंबर 45 है, जो बोला जा रहा है नासा के पंच मिशन के किस भारतीय वैज्ञानिकों को सह अन्वेक्षक के रूप में चुना गया? तो वो है प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी। कौन? प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी। में क्वेश्चन नंबर 46 की बात किया जाए कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 6 अभ्यास किस शहर में हुआ था? गरुड़ 6 अभ्यास किस शहर की बात किया जाए तो यहाँ पे देखते किस शहर में हुआ था? तो मोर्टो डी मार्सन। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 47 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में AFSP की अवधि को बढ़ाया गया? तो इसका आंसर ये है। बेसिकली ये सारे करेंट का क्वेश्चन है। करेंट आपको 1 साल का सही करना ही पड़ेगा, यदि रिजल्ट अच्छा करना है तो करेंट से जुड़े रहो। हाल ही में किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला, ऑस्ट्रेलिया। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, मुसूफ खान। फिर आगे की ओर चलो, हाल ही में जया अरुणाचलम का निधन हुआ, वे किस राज्य से थी? तो जया अरुणाचलम तमिलनाडु की हैं। वहीं आगे की ओर चलो, हाल ही में सुर्खियां में रहे ड्रैगन फ्लाई मिशन किस ये सारे करेंट का है। हाल ही में सुर्खियां में रहे ड्रैगन फ्लाई मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये है नासा। फिर किस राज्य सरकार ने CM हेल्पलाइन 1076 लॉन्च किया है? 1076 किसने लॉन्च किया है? तो यह है यूपी, उत्तर प्रदेश। बेसिकली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लॉन्चिंग हो रहा है, वो भी कोडिंग टाइप का। फिर आगे 53 में आते, किस भारतीय धाविका ने पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 200 की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर वन एंड ओनली हिमा दास। आगे की ओर चलते हैं, जलन तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिए विश्व का सबसे बड़ा संस्थान हाल ही में किस शहर में खोला गया है? सबसे बड़ा संस्थान किस में खोला गया है? तो ये आपके ढाका में। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 55, जो कि हाल ही में किस संगठन ने वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लेनेट नामक रिपोर्ट स्थापित किया है? तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होगा। वहीं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को बोल रहा है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला, क्रिस्टीन लगार्ड। वहीं आगे की ओर चलते हैं 57, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग को किस रेलवे जोन में कमीशन में किया गया है? तो दक्षिण केंद्रीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, USISPF ने किन भारतीय बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अजय बंगा और अजीम प्रेमजी को। व्हिस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर राजेंद्र नगर हैदराबाद के निकट। वही क्वेश्चन नंबर 61,
हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त किया? बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य चंडीगढ़ है। वहीं आगे की ओर चलते हैं। मौसिक मिशन किस महासागर में भेजा जाएगा? मौसिक मिशन है जो किस महासागर में भेजा जाएगा? तो ये हमारे आर्कटिक महासागर, इंपॉर्टेंट रहने वाला आर्कटिक महासागर में मौसिक मिशन को भेजा जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया किसको? तो जयपुर को। जयपुर। 64 क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो IBM। वहीं आगे की ओर चलते, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो कि 7 जुलाई होगा। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में सुर्खियों में रहा दमन गंगा पिंजल इंटर लीकिंग प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित? मतलब क्वेश्चन करेंट से भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? डी, महाराष्ट्र। सचिन तेंदुलकर को 20 कप रिकॉर्ड तोड़ने वाले इरकम अली बेसिकली इरकम अली किस खेल के खिलाड़ी, किस देश के निवासी हैं? किस देश के निवासी है? तो अफगानिस्तान। नीति आयोग की 2019 AFFR इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? नीति आयोग में? तो महाराष्ट्र। 69 में अर्थी बरादर उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु। ये सारे करेंट के क्वेश्चन है। हाल ही में इराक के किस स्थान को यूनेस्को विश्व स्थल घोषित किया गया? कहाँ? इराक के किस स्थान को घोषित किया गया? तो बेबीलोन। वहीं यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ का मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बता दे रही हूँ। यदि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहाँ पे लिख के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो से इसका मैथ का भी आंसर देना स्टार्ट कर दूंगी। 71 जो कि बोला जा रहा है ए तथा बी की एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते, तो ये अकेला उस दिन को उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, 13.1/3। वहीं 72 बोला जा रहा है ए तथा बी अकेले, टाइम डिस्टेंस है जो कि आराम से बन जाएगा। ए तथा बी अकेले कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो ये आपके 8 दिन में। वहीं 73 क्या बोल रहा है? किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन राशि की 8/25 हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 73 का आंसर ऑप्शन 8%। वहीं आगे की ओर चलते 10 आपसे मैथ भी पूछता है, तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आप लोग, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं मैथ का भी क्वेश्चन बता दूंगी। 81 से फिर से जी के आ जाता है। 2 ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र। कौन? बुध एवं शुक्र। वहीं आगे की ओर चलते, कौन सा निम्नलिखित नगरों में कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो सबसे दूर उत्तर में कौन अवस्थित है? तो ये हमारे रोम है। भाई 83 की बात किया जाए, कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो ईरान से नहीं गुजरती है। आगे की ओर चलते 84 किलिमंजारो क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसे आराम से देख लो। किलिमंजारो क्या है? तो ये आग्नेयगिरी। क्या? आग्नेयगिरी। वहीं क्वेश्चन नंबर 85 की चर्चा किया जाए कि अफ्रीका की सींग से किसे सम्मानित नहीं किया गया? अफ्रीका की सींग से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो वो सूडान को। फिर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहाँ पे मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो ये उत्तरी ध्रुव पर। वहीं टर्की के उत्तर में है। टर्की के उत्तर में क्या है? तो टर्की के उत्तर में काला सागर है। इनमें से ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन नहीं है? तो ग्रेट लेक का हिस्सा वियर नहीं है। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अधिक प्रभावित है? जहाँ पे टाइफून का नाम आ जाएगा वहां पे तो चीन आएगा ही। टाइफून नामक चक्रवात चीन सागर। तो आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 90 है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं।
कहाँ पे? पृथ्वी के घनेपन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। कहाँ? विषुवत रेखा के पास। वही मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है किसकी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। वही 92 की चर्चा किया जाए, जो कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति की जन्मस्थल कहलाता है? मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है। कौन सा द्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो ये अफ्रीका। आगे की ओर चलते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? एक पतन नगर नहीं है, वो कौन है? कैनबरा। आगे की ओर चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया से देख लेना क्योंकि ये आ सकते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, जिसका आंसर डेनमार्क होगा। फिर भारतीय, यहाँ से देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये मतलब किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 97 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वही 98 की बात किया जाए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। वहीं भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कौन से संविधान में हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आगे की ओर चलते हैं, जो कि हमारे 100 नंबर क्वेश्चन पे आ चुकी हूँ मैं अभी तक। तो 100 का आंसर देखना चाहूंगी कि क्या है। तो मूल अधिकार, जो कि आप लोग को पता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार यूएसए, शासन की संसदीय प्रणाली यूके, आपात जर्मनी, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड। एक मिलाओगे सब मिल जाएगा। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 101 है। 101 बोला जा रहा है कि समवर्ती सूची में कौन सा है? तो यहाँ पे समवर्ती सूची में कौन सा है? तो यहाँ पे देखो कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती में है। वहीं आगे की ओर चलोगे तो क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष का शब्द का भाव क्या है? तो ये होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे की ओर चलते, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में आप लोग को सबको पता है कि कैसी शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्याख्या की गई? तो संसदात्मक। क्या? संसदात्मक। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 104 है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान किस अनुसूची का संशोधन करा जाए? नए राज्य की संशोधन मतलब कि प्रथम अनुसूची। यदि संविधान सभा में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची। वही आगे की ओर चलते, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। वहीं आगे की ओर चलते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे के अधीन वर्गीकृत किया गया। तो समता का अधिकार। क्या? समता का अधिकार।
आगे की ओर चलते जो 107 से के बाद 108 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य पहली बार किया गया। मौतों की कार्य की गणना का पहली बार प्रारंभ किया गया। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। वहीं 109 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो ये जम्मू कश्मीर में, किशन गंगा जम्मू कश्मीर में। आगे की ओर प्रति बूंद अधिक फसल के प्रमुख लक्ष्य क्या। प्रति वर्ष प्रति बूंद अधिक फसल का लक्ष्य क्या। संप्रति सूक्ष्म सिंचाई कोष, संप्रति सूक्ष्म सिंचाई कोष। वही क्वेश्चन नंबर 110 की ओर आगे की ओर चलते हैं। 111 जो कि बोला जा रहा है कि महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में। तो साक्षरता की बात आएगा तो ये तो हमारा केरल हो जाएगा। वहीं 112 की बात किया जाए कि विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। खनिज तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन सी होने वाला है जो कि अमेरिका है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो अमेरिका। वहीं क्वेश्चन नंबर 113 की बात किया जाए जो कि वित्त आयोग के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 13 जो बोला जा रहा है वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक संवैधानिक संस्था है जो कि बिल्कुल सत्य है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे, सही है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति करते, मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही है ऑलरेडी। तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई। वहीं भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया गया था। आय की बात आई तो ये तो सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। वहीं 115 की बात किया जाए जो कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो संविधिक तरलता अनुपात। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है। वय वंदना योजना किससे संबंधित है। तो पेंशन से। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन से। फिर आगे के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है। तो राजकोषीय का। ब्याज दर नीति राजकोषीय का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 118 में आते खरीफ से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित में किस उपज के लिए बीमा प्रीमियम की दर की सर्वाधिक निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होने वाला, इन सभी के लिए जो कि खाद्यान्न, दलहन और तिलहन सब के लिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं जूट उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए अनाज की न्यूनतम कितनी पैकेजिंग जूट बोरिया को ही करना अनिवार्य किया गया। तो 119 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 70%। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। जो श्री नरसिंह नारायण थे वो एक अंतर्राष्ट्रवादी थे। क्या? अंतर्राष्ट्रवादी। वहीं आगे की ओर चलते जो कि क्वेश्चन 121 है मगध तथा अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती है। जो कि मगध और अंग महाजनपद है उनको कौन सी नदी पृथक करती है। तो चंपा नदी। अंग की राजधानी कहाँ है। अंग की राजधानी आपका चंपा होने वाला है, जो कि यहाँ पर नहीं तो ई होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 123 की बात किया जाए 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या थी। तो वैशाली। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो वैशाली में। वह 124 की बात किया जाए कि वर्तमान क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या था। तो ये आपका 13वां हो जाएगा। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। 126 की बात किया जाए कि बिहार सीमा रेखा कितने राष्ट्रों को स्पर्श करती है। तो सिर्फ नेपाल को, एक को। तो इसका ये हो जाएगा। फिर 127 की बात किया जाए मीरातुल अहवल किसकी रचना है। तो मुल्ला बहमनी की। बुद्ध ने किस नदी के किनारे संन्यास धारण किया था। तो बुद्ध ने किस नदी के किनारे संन्यास किया था। तो अनोमा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला अलग थोड़ा क्वेश्चन। बुद्ध किस नदी के किनारे पर वन्य संन्यास धारण किया था। तो अनोमा। फिर 129 की बात किया जाए
मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज के इंडिका में है, जिसके नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियां का विवरण है? तो 6 समितियां। कितने? 6 समितियां। वहीं आगे की ओर चलते जो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की एक प्रमुख महिला संगठक थी? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे देख लेना। फिर 131 है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो आईएनए किसके? मोहन सिंह। आईएनए किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये मोहन सिंह के। किसके? मोहन सिंह के। फिर जगत नारायण को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर के जेल में। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि 133 है, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कुल यहाँ पे भी हुआ, लोहरा देव में भी हुआ, लोथल से भी हुआ, टोकवा से हुआ है, मतलब कि ई होने वाला है इसका आंसर। वहीं 134 की बात किया जाए जो कि मिलान करने वाला है, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, हर्षवर्धन, हरिसेन, समुद्रगुप्त, बानभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे की ओर चलते हैं। मामलपुर के रथ स्मारकों के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? मामलपुर रथ में कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आप लोग का पांडे। मामलपुरम जहाँ पे आ जाएगा, मामलपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए, तो पांडे के लिए, रथ पांडो। फिर निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के असहयोग को प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। वहीं 137 की बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन सबको पता है 1920 में। वहीं आगे की ओर चलते, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कहाँ किया गया? तो ये आपके आंसर होंगे इसके नील आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? जन आंदोलन, नील आंदोलन। वहीं आगे की ओर 139, जयप्रकाश दिवस मनाया गया है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया है कब? अप्रैल 1946 में। 140 की बात किया जाए कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया है? पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया तो बंगाल। वहीं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर ही चल रहा है, तो यहाँ पर देखो, स्वराज की बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज की बात आ रही तो आपका वन एंड ओनली मोहन सिंह। फिर आगे की ओर चलते, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन बी, मनुस्मृति। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग का जीके जीएस और मैथ रीजनिंग और करेंट से है, जो कि बीपीएससी 68 के पीटी का है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप टिक लगाओ, एक टेस्ट सीरीज जल्द लगाओ, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 144 है, जो बोल रहा है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से किसे फलित ज्योतिषी से संबंधित किया गया? फलित ज्योतिषी से किसको संबंधित किया गया? तो ऑप्शन सी, छपनक को। क्वेश्चन नंबर 145 सूची 1 सूची 2 से मिलाने वाला ये वही क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को, अलाउद्दीन खिलजी से, कालिदास को लिंक, कालिदास, चंद्रगुप्त, हरिसेन, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, बानभट्ट। फिर मामलपुर तो पांडे से, ये तो ऐसे ही पता चल जाता है। फिर मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। फिर निम्नलिखित में जहांगीर को खान की उपाधि किसने दी? तो सर थॉमस रॉ ने दिया था, नहीं हॉकिंस ने दिया था, सॉरी, खान की उपाधि हॉकिंस को दिया गया था। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो सर थॉमस रॉ भारत आया था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। वहीं
वही कौन सुमेलित नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है कि जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आए थे, वहीं शाहजहां के काल में टवर्नियर आए थे, औरंगजेब के काल में मनुची आए थे, लेकिन अकबर के काल में कोई नहीं आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन बीपीएससी 68 के पीटी से था, जो कि एचडी पब्लिकेशन का सारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, जो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप यदि तैयारी कर रहे हो तो एक टेस्ट सीरीज पर डे लगाना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड डाला जाएगा तो आप तक पहुँच जाएगा यदि आप सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।